नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में स्कोप आफ्टर बीएमएस मैं आपको बताने वाली हूँ। बीएमएस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, क्या सैलरी रहती है और बीएमएस की स्टडीज़, उसकी लैंग्वेज, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। दोस्तों, कई दिनों से जैसे कि नीट की, आयुष की काउंसलिंग आप जानते हैं वो चल रही है, तो बच्चों के कॉल एंड ईमेल्स हमें आ रहे हैं कि बीएमएस की पढ़ाई जो है वो कैसे होती है, ठीक है? इसमें हिंदी में पढ़ना पड़ता है, संस्कृत में पढ़ना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आज इस चैनल में, आज इस एपिसोड में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है? और जो है स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है श्री आयुर्वेद, ये बीएमएस के डॉक्टर्स के लिए, बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए और उनको गाइडेंस करने के लिए, ठीक है? कि कैसे पढ़ाई करनी है और फिर बीएमएस के बाद जैसे एमडी की तैयारी के लिए उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोचिंग भी हम इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो एवरीथिंग अबाउट आयुर्वेदा, अबाउट फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट बीएमएस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड एनी टाइम यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी, ठीक है? ताकि मैं आपको अच्छे से उसका रिप्लाई दे सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि जो बीएमएस है, इसकी जो स्टडी होती है, तो इसमें संस्कृत बहुत पढ़ना पड़ता है और संस्कृत जो है बहुत ही सारे बच्चों को उनको समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने पहले पढ़ा भी नहीं होता है, ठीक है? स्पेशली जो पंजाब से जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूँ कि इस चीज़ से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग में फ़ियर होता है लैंग्वेज का, तो जितनी भी ये जो मेजर संहितास होती हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, ये जो संहितास होती हैं, ये आपकी संस्कृत में ही दीज़ ऑल संहितास आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है? अब उस संस्कृत को हम पढ़ते हैं और फिर संस्कृत को समझने के लिए कि ये जो 2 लाइन्स हैं जिसको हम श्लोक कहते हैं, इसको इन 2 कोटेशंस को, संस्कृत की कोटेशन को समझने के लिए उसको हिंदी में इंटरप्रिटेट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को उसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो वो एक प्रैक्टिकल आयुर्वेदा होता है, ठीक है? जो कि हम प्रैक्टिकली पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है कि संस्कृत की जो कोटेशंस होती हैं, उसको हम किस लैंग्वेज में हमें हमारे टीचर समझाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी ऑफ योर कॉलेज, ठीक है? ऑन द रीजन इन व्हिच योर कॉलेज इज़ लोकेटेड, ठीक है? अब जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आपका कॉलेज लोकेटेड है, तो आपको टीचर्स हिंदी में समझाएँगे। लेकिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, ठीक है? तो उसका इंग्लिश वर्ज़न भी आता है किताबों का, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? एंड जैसे कि और रीजन्स में जहाँ पे हिंदी जो है इतनी नहीं लैंग्वेज बोली जाती, तो वहाँ पे टीचर्स दे यूज्ड टू टीच यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? तो लैंग्वेज जो है इस पे फ़ोकस मत करिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमने प्लस 2 तक जो है सारा कुछ मेनली इंग्लिश मीडियम में हमने पढ़ाई करी होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, 90% ने। तो उनको एक डिप्रेशन सा या स्ट्रेस सा होता है कि हमें हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, हमें संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा, तो हमारी लाइफ़ चेंज होगी। तो दोस्तों, लैंग्वेज इज़ नॉट द पॉइंट टू फोकस, ठीक है? ये यूजुअली सबके दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में फर्स्ट ईयर में होता है, बट इस चीज़ को निकाल दीजिए अपने दिमाग में। आप ये सोचिए कि इसकी अपॉर्च्युनिटी कितनी ज़्यादा है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये है कि लैंग्वेज का मैंने आपको क्लियर कर दिया, संस्कृत की कोटेशंस होती हैं एंड फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो संस्कृत को समझने में, ठीक है? एक टाइम ऐसा आता है जब आप दिल से आयुर्वेद पढ़ते हैं, तो आपको हिंदी या इंग्लिश जो संस्कृत के कोटेशंस के नीचे उसको समझाने के लिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज दी होती है, आपको उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप केवल संस्कृत पढ़ के ही बता सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट इज़ कि मॉडर्न, ठीक है? हमें मॉडर्न जो है कितना पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, फिर गायनी है, पीडियाट्रिक्स है, सर्जरी है, ईएनटी है,
ये तमाम सब्जेक्ट्स जो है हमें आयुर्वेद के साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है? एंड इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है? क्योंकि ये बीएमएस के एग्ज़ाम में भी आता है और फिर आप जब एमडी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी मॉडर्न आता है। क्यों ना आए और क्यों नहीं आपको पढ़ना है? दोस्तों जब आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनते हैं, ठीक है? एक क्लिनिक रन करते हैं या जनरल प्रैक्टिस में आते हैं, तो आपके पास जो पेशेंट होता है, ठीक है? वो आपके पास सपोज़ वो पेशेंट किसी और डॉक्टर से ऑलरेडी दिखा के आया हो या हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा के आया हो, तो वो अपनी फाइल्स जो है आपको दिखाता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया है, इसमें मुझे ये डायग्नोज़ हुआ है, ये दवाइयाँ लिखी हैं। तो आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको वो जो मेडिसिन्स लिखी हैं वो समझ में आए कि ये इसमें क्या सॉल्ट है और ये मेडिसिन क्या काम करती है। जो डायग्नोज़ लिखा है वो आपको समझ में पढ़ते ही आना चाहिए कि इसमें क्या डायग्नोज़ लिखा है मॉडर्न जो एमबीबीएस डॉक्टर ने, ठीक है? ताकि आप पेशेंट को क्लियरली एडवाइस कर सकें और अच्छी सलाह दे सकें। तो आपको आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है, आपको मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है ताकि आपको कोई भी डिज़ीज़ का डायग्नोस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सोरियासिस है स्किन डिज़ीज़, उसको क्या कहते हैं आयुर्वेद में, उसको क्या कहते हैं जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, ठीक है? मॉडर्न मेडिकल साइंस में जैसे उसको अ, उसका डायग्नोस है सोरियासिस, ठीक है? लेकिन आयुर्वेद में क्या कहते हैं? कल को आपके पास आयुर्वेद की स्लिप आ गई या फिर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास सोरियासिस का पेशेंट आया, तो आप डायग्नोस अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो उसको एक कुष्ठ कहते हैं, ठीक है? आयुर्वेद में एंड आप स्लैश करके उसमें सोरियासिस भी लिख सकते हो। तो आपको कहने का मतलब दोनों चीज़ें आनी चाहिए, आयुर्वेद एज़ वेल एज़ मॉडर्न, ठीक है? तो इससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो ये तो होगी हमारी लैंग्वेज की बात, ठीक है? और हमारे सब्जेक्ट्स की बात। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में। मैं आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ इस वीडियो में बताऊँगी, जो कि आप बीएमएस के बाद जो है आपको मिल सकती हैं, ठीक है? एंड वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो प्रेफ़रेंस रहता है, हमने जैसे बीएमएस करी है, तो बीएमएस के बाद आफ्टर फाइनल रजिस्ट्रेशन हमने जो है क्लिनिक ओपन करने की हम सोचते हैं, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लिनिक सेटअप करने से पहले 1, 2 या 3 साल हॉस्पिटल में काम करते हैं ताकि उनको मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है? एंड फाइनली जब हम क्लिनिक जो है सेटअप करते हैं, हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, ठीक है? आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो है मतलब आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि आयुर्वेद जो है बहुत सारे डिसऑर्डर्स में स्पेशली क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में बहुत ही अच्छा काम करता है। हम ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो है बहुत दवाइयाँ लेट रिज़ल्ट देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 11 साल हो गए हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में ऑनलाइन एज़ वेल एज़ ऑफलाइन। तो दोस्तों आयुर्वेद में अगर मैं किसी पेशेंट को आज अगर मेडिसिन देती हूँ, ठीक है? या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को भी आज मेडिसिन मैं देती हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको फ़ीवर है या कोई इन्फेक्शन है, तो अगर मैंने मॉर्निंग में मेडिसिन दी है तो मुझे कुछ घंटों बाद रिज़ल्ट दिखना भी शुरू हो जाता है, ठीक है? एंड अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि नी पेन है, ठीक है? या फिर जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो इसमें और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे पंचकर्मा होता है जो कि आपको ड्यूरिंग बीएमएस सिखाया जाएगा। अगर आप सारा कंबाइन करके ट्रीटमेंट करते हो पेशेंट को, तो पेशेंट को विदिन मतलब 1 टू 2 डेज़ एक मतलब बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें हफ्तों या महीनों वेट नहीं करना पड़ता कि आयुर्वेद दवाई दी है, पता नहीं कब असर करेगी। ये सारे मिथ हैं, ठीक है? मैं खुद जो है इन सब चीज़ों की विटनेस हूँ कि कितनी जल्दी आयुर्वेद में रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? बहुत सारी तमाम आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स आती हैं, ठीक है? जहाँ पे आपको अज़िथ्रोमाइसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ पे आपको अमॉक्सिसिलिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी मेडिसिन्स एंटीबायोटिक्स जो हैं होती हैं हर्बल एंटीबायोटिक्स जो कि इन जो दवाइयाँ हैं इन मॉडर्न जो मेडिसिन से भी बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाती हैं, ठीक है? और गैस्ट्रिक इरिटेशन भी नहीं करती। तो दोस्तों आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अगर बनना है तो बहुत अच्छे से बीएमएस में पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और फिर आयुर्वेद को प्रैक्टिकली अप्लाई जब आप करेंगे तो देखिए आपके पास कितना रश होता है पेशेंट्स का, ठीक है? मैंने अपनी प्रैक्टिस में डेली 50 पेशेंट्स देखे हैं एंड
इतने अच्छे रिज़ल्ट हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। मेरे नोन में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि 1 महीने का 10 लाख तक भी कमाते हैं, ठीक है। उनको रियल मतलब नॉलेज ऑफ आयुर्वेद है एंड वो चीज़ प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लिनिकल प्रैक्टिस। सेकंड चीज़ है कि आप एज अ रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि रिसर्च ऑफिसर, फिर उसके बाद अगर आप एजुकेशन में टीचिंग में आना चाहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के लिए आपको एमडी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं सेंट्रल की ऐसी निकलती हैं जिसमें उनको रिसर्च ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है, बट उनका प्रेफरेंस होता है कि उनको एमडी आयुर्वेद चाहिए होता है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप बीएमएस के बाद जब एमडी करते हैं तो आप आयुर्वेदिक कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर की जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, ठीक है, ताकि जो है आपकी बहुत अच्छी सैलरी हो, ठीक है। इसमें मिनिमम सैलरी 1 to 1.5 लाख होती है, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एमडी करना ज़रूरी होता है। तो रिसर्च में जाना है, ठीक है, और जैसे और भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, तो उसमें प्रेफरेबल जो है वो 90% केसेस में एमडी मांगते हैं, ठीक है। और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जैसे कि जिसमें सैलरी 1 लाख के अराउंड है, एएमओ की जॉब्स हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, वो आप बीएमएस के बाद ही वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे ही स्टेट वाइज वो एग्ज़ाम का अपडेट आता है, ठीक है, जैसे कि आजकल जो है हरियाणा स्टेट में एएमओ का एग्ज़ाम इस मंथ में होने जा रहा है, तो आप जिस स्टेट में हैं उसका जब नोटिफिकेशन आता है तो आप वो एग्ज़ाम भर के बीएमएस के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बीएमएस, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब होती है जिसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है, डॉक्टर्स को। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स की बात होगी आफ्टर बीएमएस एंड आफ्टर एमडी, ठीक है। और इसके बाद अगर आप जैसे कि फार्माकोलॉजी में जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाना चाहते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं आफ्टर बीएमएस, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें अगर आप बहुत ही अच्छे से उसकी मार्केटिंग करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, रियल हैं, ठीक है, मार्केटिंग करने की भी उसमें टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं बट हमें मार्केटिंग नहीं करनी आती है, सही से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं करना आता है, तो उसमें हम मात खा जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है आप ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। डाइटिशियन का कोर्स होता है बीएमएस के बाद, आयुर्वेदिक डाइटिशियन, तो उसमें आप आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद है आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर एंड रिजॉर्ट। दोस्तों अब आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप स्पा की फैसिलिटी और स्नेहन स्वेदनम मतलब कि मसाज एंड स्टीम जो थेरेपी होती है उसकी फैसिलिटीज़ जो है, शिरोधारा जो है, ये फैसिलिटीज़ आप जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर में आप पेशेंट को, अगर आपने बीएमएस के बाद जो है डाइटिशियन का कोर्स करा है, ठीक है, आफ्टर आयुर्वेद, ये जो बीएमएस होता है उसके बाद आयुर्वेद में ही डाइटिशियन का कोर्स होता है, उसके भी डिप्लोमा के जो कोर्सेज़ का अपडेट आता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नहीं भी वो किया तो बीएमएस में ही आपको आहार विहार, जिसको हम कहते हैं कि डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में इतना कुछ पढ़ा देते हैं कि आप उसी स्टडीज़ के बेसिस पर भी अपने वेलनेस सेंटर पे पेशेंट को डाइट चार्ट बना के दे सकते हैं, ठीक है। उनको एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या उनको उनकी डाइट होनी चाहिए। और फिर वहाँ पे उनको, जैसा कि मैंने बताया कि शिरोधारा है और स्टीम थेरेपी है एंड देन मसाज थेरेपी है, ठीक है, ये सब थेरेपीज़ जो है उनको आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आप उसमें एज अ प्रैक्टिशनर भी काम कर सकते हैं कि जैसे किस पेशेंट को किस तरह की जो है मसाज थेरेपी चाहिए और जो है किस तरह का उनको मतलब स्टीम चाहिए, क्योंकि स्टीम में भी जब आप बीएमएस पढ़ते हैं तो हर्बल स्टीम्स जो हैं उसमें कौन कौन सी हर्ब्स जो हैं
उसको मिक्स करके जो है स्टीम प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने वेलनेस सेंटर में पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं और वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल लोग जो हैं बहुत अच्छा जो है अपना इनकम अर्न कर रहे हैं वेलनेस सेंटर के थ्रू भी, ठीक है। इसमें दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी कि एक एडिशनल पॉइंट है पंचकर्मा का, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फेमस ये जो वर्ड है ना पंचकर्मा, आज इंडियंस इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मतलब इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल, वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छी थेरेपी है जो माइक्रो लेवल पर जाके आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, ठीक है। अब आयुर्वेद में मैं आपको अगर मोटे तौर पर बताऊं तो दो थेरेपीज होती हैं, शमन चिकित्सा एंड शोधन चिकित्सा। शमन मतलब कि आपने पेशेंट को दवाई दी और वो बीमारी अंदर ही सप्रेस हो गई, ठीक है, और ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद शोधन चिकित्सा है कि आपने जो पेशेंट की डिज़ीज़ है, ठीक है, डिज़ीज़ में जो दोष प्रकोपित हुए हैं तो उनको आपने मेडिसिन दी और उसको डिटॉक्सिफिकेशन किया, मतलब कि बाहर निकाला, ठीक है, बीमारी को। आपको मोटे मोटे तौर पर मैं इस वीडियो में इतना बता सकती हूँ, ठीक है। बाकी हमारी पंचकर्मा की वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पंचकर्मा की अगर वर्कशॉप चाहिए तो दोस्तों आप अपने क्लिनिकल लेवल पर पंचकर्मा इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को माइग्रेन है तो आप उसको शिरोधारा की अगर फैसिलिटी आपके क्लिनिक पर है तो आप उसको शिरोधारा साथ में दे सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि अब अगर मैं किसी को फॉर एग्जांपल माइग्रेन की मेडिसिन देती हूँ, जहाँ पे उसको 15 दिनों में रिज़ल्ट जो है फाइनल रिजल्ट मिलते हैं, आराम तो उसको पहले दूसरे दिन से ही आना शुरू हो जाता है पेशेंट को, लेकिन 15 डेज बाद फाइनली जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है, अगर आप शिरोधारा देते हैं, पंचकर्मा भी अप्लाई करते हैं, तो उसको जो रिज़ल्ट है वो 15 दिन की जगह 5 दिन में मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं पंचकर्मा के जो आप क्लिनिकल लेवल पर सेटअप कर सकते हैं, जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं पंचकर्मा की, आप अपने वेलनेस सेंटर में भी जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपने क्लिनिकल लेवल पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और पंचकर्मा मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको अपने आयुर्वेद में बहुत अच्छी इनकम चाहिए, ठीक है, बहुत जल्दी फेमस होना है, तो आप पंचकर्मा को कभी भी मत छोड़िए, उसको हमेशा साथ में लेकर चलिए, ठीक है। और पंचकर्मा में अगर मैंने शिरोधारा की बात करी है तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे MBBS MD DM न्यूरोलॉजिस्ट जो है जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं न्यूरो के, उन्होंने भी पंचकर्मा में शिरोधारा की फैसिलिटी अपने पेशेंट को दे रखी है, ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी वेलनेस सेंटर की। फिर उसके बाद आप अगर आपको राइटिंग में, लिखने में बहुत इंटरेस्ट है तो आप ऑथर भी बन सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर भी हूँ, ठीक है, मैं कोचिंग भी देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे, एंड आई एम ए ऑथर टू, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स जो हैं आप लिख सकते हैं आयुर्वेद पे, जैसे कि मैंने पंचकर्मा की बुक लिखी है और स्टूडेंट्स की जो MD की तैयारी करने के लिए कई बुक्स लिखी हैं, ठीक है। तो उसमें आप हेल्थ जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, आप आयुर्वेद पे आर्टिकल लिख सकते हैं, अपनी मैगजीन स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी बुक लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप अपनी कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप डे 1 से ही सीरियस होकर BMS की पढ़ाई करते हैं, तो बहुत तमाम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और आप नाड़ी वैद्य भी बन सकते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पल्स डायग्नोसिस का पूरा वर्कशॉप जो है, जो कि आपको कई हज़ारों रुपए में मिलेगा और कहीं से, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपनी यूट्यूब चैनल पर पल्स डायग्नोसिस की 6 क्लासेस जो हैं दी हुई है, जिसमें A to Z नाड़ी वैद्य के बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस तरह से आप जो हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं BMS के बाद। एंड जहाँ तक मेरी एडवाइस रहेगी, आप BMS की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे
तो आप एमडी भी जो है उसकी तैयारी भी साथ के साथ ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। डे वन से पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा। और जहाँ पर बीएमएस के बाद आपके सामने 20-30 अपॉर्चुनिटीज़ जो है ओपन होंगी, एमडी के बाद 50 अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी, आप ये मान के चलिए। एंड सर्जरी की जहाँ तक बात है तो आप एमएस में, ठीक है, एनोरेक्टल सर्जरीज, क्षार सूत्र जो कि दुनिया मतलब की करवाती है, ठीक है, वो आप इसमें एमएस करके जो है अपना क्लिनिकल सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप एक एक दिन का 1-1 लाख कमा सकते हैं अगर आपका काम बहुत ही अच्छे से सेटअप हो जाए। बट उसमें टाइम लगता है, एवरीथिंग नीड टाइम। ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस आपकी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, और आपको पेशेंट के अच्छे रिजल्ट मिलते जाते हैं। फिर आपको मतलब कि वो चीज़ जो है पे होना शुरू होती है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है और फिर आप बहुत ही अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के बारे में, फिर उसके बाद आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग इन फार्माकोलॉजी मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, डाइटिशियन कोर्स के बारे में आफ्टर बीएमएस डिप्लोमा इन डाइटिशियन, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया पंचकर्मा के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कोचिंग के बारे में, एजुकेशन, ठीक है, एज अ कॉलेज प्रोफेसर आप कॉलेज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया रिसर्च ऑफिसर के बारे में, फिर मैंने आपको बताया एएमओ के बारे में। ये सारी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि मुझे आयुर्वेद जो है नहीं करना है और मुझे मॉडर्न में ही जाना है, तो आप हॉस्पिटल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी आप एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसका अपग्रेडेशन होकर आप सीएमओ की पोस्ट तक जा सकते हैं, जिसकी 90,000 के अराउंड या 1 लाख के अराउंड सैलरी होती है, ठीक है। तो ये एक दूसरा वे है कि अगर आप हॉस्पिटल में ही कंटिन्यूसली जो है जॉब करना चाहते हैं 8 आवर्स डेली, ठीक है, तो उसमें भी आप एज अ मेडिकल ऑफिसर एंड देन सीएमओ की पोस्ट तक आप जो है जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। नमस्कार।